हेलो दोस्तों। आज हम अपनी संविधान की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि लास्ट टाइम हमने प्रेम्बल पढ़ा था, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान जो बना तो उसमें विदेशी स्रोत क्या क्या, यानी कि हमारे संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया। जो हमारा संविधान है, जब वो बन रहा था तब हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, तो वो अलग अलग देशों के संविधानों को क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। और हर एक देश के संविधान को अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो बेहतर चीजें थी दुनिया के संविधानों में, वो ग्रहित की। तो हमने अपने संविधानों में अलग अलग देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिए। ऐसा माना जाता है कि, या स्रोत ये बताते हैं कि हमारे देश के संविधान को बनाने में 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। लेकिन इनमें से मुख्यतः हमारे संविधान में 10 देशों का ही संविधानों का, मतलब जो मेन चीजें हैं जो हमारे संविधान के लिए जरूरी थी, वो हमने ली। क्योंकि भारत की आबादी और भारत के कल्चर और भारत की सभी चीजों को देखकर हमने जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी वो अपनाई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो संविधान है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी प्रभावित था। चूंकि हमारे संविधान में अधिकतर चीजें हमने कहां से देखकर अपनाई है, 1935 के एक्ट से। तकरीबन हमने 200 250 से ज्यादा, मतलब 250 से ज्यादा धाराएं अपनाई है इसी से, 1935 के एक्ट से। तो हमारा 75% संविधान यहीं से बना हुआ है। गाइज ये बात याद रखना कि संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम। हमारा संविधान कंप्लीटली यहीं से बना हुआ है 75%। मतलब बाकी हमने जो संविधान बनाया है वो 60 देशों को पढ़कर बनाया। यानी कि हमारे संविधान का मुख्य स्रोत अगर हम देखें तो वो क्या है, 1935 का एक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइज, तो हमारा संविधान इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के लिए एक तो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उसके अलावा हमारा संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो राज्य को अलग संविधान बनाने के लिए कोई अधिकार नहीं देता। तो हमारे संविधान में ही राज्य के लिए भी प्रावधान है और देश के लिए भी। तो हमारा संविधान दोनों की पूर्ति करता है, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो। इसलिए हमारे संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग प्रावधान लिए गए जो हमारे देश के लिए बेहतर थे, वो हमने अपनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि संविधान में अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है। यानी कि हमारे देश के संविधान में अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ ग्रहित किया गया है, जैसे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। गैस अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, और ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच आते हैं। 12 से लेके 35 के बीच, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका को देखकर अपनाए हैं। इसके अलावा बात करें तो जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू संविधान की धारा नंबर 137 में आती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि संविधान सरकार के बनाए हुए किसी भी कानून की जांच कर सकती है, ठीक है। और अगर हम बात करें संविधान की सर्वोच्चता, तो जैसे कि सिद्धांत लिखता है कि संविधान सबसे ऊपर है, यही सिद्धांत एक तरीके से रूल ऑफ लॉ को भी क्या करता है, इंडिकेट करता है। क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ना ही कोई संवैधानिक पद और ना ही कोई चीज। हालांकि हम अगर देखें औपचारिक रूप से कुछ पद बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम ये माने कि सबसे ऊपर कौन है, तो वो सबसे ऊपर बैठा है हमारा संविधान। यानी कि संविधान के आधार पर पूरा देश चलाया जाता है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, न ही कार्यपालिका, न ही विधायिका और न ही न्यायपालिका। इसके अलावा जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, यानी कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी। यानी कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, अमेरिका में एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। जुडिशरी अगर हम बात करें तो जुडिशरी, ये तीनों देखो, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही अलग अलग क्या है, अलग अलग संस्थाएं हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अगर हम बात करें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अमेरिका में ये तीनों की तीनों संस्थाएं क्या होती हैं, अलग काम करती हैं। यानी कि इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और जबकि भारत में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर की, क्योंकि इंडिया ने जो सिस्टम अपनाया है उसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम।
इसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों जुड़ी होती है, और जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका को हमने स्वतंत्र इसलिए रखा क्योंकि संविधान निर्माता जानते थे कि न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में काम ना करे, तो ये ज्यादा अच्छा होगा हमारे संविधान की हेल्प के लिए और हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए। तो डेमोक्रेसी को बेहतर टिकाए रखने के लिए हमने क्या करा, अपनी जुडिशरी को क्या रखा हमने, स्वतंत्र। इसीलिए हमारे यहाँ पर दो संगठन तो आपस में मिलकर काम करते हैं, लेकिन तीसरा संगठन जो है ना, जुडिशरी, ये क्या करता है, ये फ्रीली काम करता है, ये बिना किसी दबाव। ठीक है गाइस। तो हमारा तो ये कहा गया कि हमने अपनी न्यायपालिका को क्या रखा है, स्वतंत्र। हमारी न्यायपालिका पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र। ठीक है गाइस। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिका को देखकर अपनाई। इसके अलावा अगर हम बात करें निर्वाचित राष्ट्रपति, देखो प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 52 से शुरू होता है और 53, 54 और 55 आर्टिकल। इनमें 53 में बताते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो नाम मात्र के मुखिया होंगे, और 54 में उनके इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्शन किस तरीके से होता है, इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है वो इसमें आता है। ठीक है गाइज। और जैसे कि आप जानते हो कि ये लिखा हुआ है महाभियोग, 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 महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट। अगर महाभियोग की बात करें गाइस, तो महाभियोग का तरीका हमने अमेरिका से लिया है, और ये आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन है। महाभियोग की प्रक्रिया हम राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन ये बात याद रखना कि इसका अनुच्छेद होता है 61। मैं आपको स्रोतों के साथ साथ अनुच्छेद दोनों चीजें एक साथ बता रहा हूं, तो गाइस ये बात याद रखना कि आर्टिकल नंबर 61 में इम्पीचमेंट दिया गया है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की अगर हम बात करें, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट आर्टिकल नंबर 63 में आती है। और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजों को हटाने का तरीका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का रिमूवल। देखो हमारे संविधान में कहीं भी महाभियोग शब्द इस्तेमाल नहीं है, पर फिर भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम इस प्रक्रिया को देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज होते हैं वो संसद के द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो लास्ट में दिया हुआ है वो है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात का मतलब है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आर्टिकल नंबर 360 में मेंशन है। आज तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, और ना ही इसकी आवश्यकता हुई है। जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने इसकी आशंका जताई थी कि देश में वित्तीय आपात लग सकता है। तो हमारे देश के संविधान से क्या क्या लिया गया गाइस, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखो आप, सबसे पहले लिया गया फंडामेंटल राइट, नेक्स्ट टाइम लिया गया, नेक्स्ट लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, 2 आर्टिकल हैं, एक 13 और एक 137। फिर संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा न्यायपालिका स्वतंत्र है, जैसे कि हमारे सिस्टम में ही पता चलता है। हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए प्रयास किए गए। इलेक्टेड प्रेसिडेंट आर्टिकल 53, 54, 55, और महाभियोग आर्टिकल 61, और उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना, ये सब तरीके हमने कहां से लिए, अमेरिका से। और लास्ट में फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि कौन सा आर्टिकल में था, 360 में। ठीक है गाइस। तो ये हमारे अमेरिका के से लिए गए प्रावधान है, यानी कि अमेरिका हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है अमेरिका। ब्रिटेन की अगर हम बात करें, तो ब्रिटेन से हमारी संसदीय प्रणाली ली गई। गाइस थोड़ा सा हम संसदीय प्रणाली के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये संसदीय प्रणाली होती क्या है। देखो संसदीय प्रणाली में होता क्या है कि देश का जो मुखिया होता, देश का जो मुखिया होता, देश का मुखिया उन तौर पे राजा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है तो, या फिर राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्र अध्यक्ष, इनमें से कोई भी हो सकता है। जबकि सरकार का मुखिया जो होता है वो कौन होता है, वो पीएम। देश किनके नाम पर चलेगा, वो राष्ट्र या राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन चलाएगा कौन, प्रधानमंत्री। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, वही देश के वास्तविक मुखिया माने जाते हैं। तो संसदीय प्रणाली में ये देखा जाता है कि देश का मुखिया कोई और होता है और सरकार का मुखिया कोई और होता है। इसके अलावा जो पीएम होते हैं वो डायरेक्टली संसद से चुने जाते हैं, संसद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए पीएम को हमने रिस्पॉन्सिबल बनाया गया संसद के लिए, इसलिए इसको संसदीय प्रणाली बोलते हैं। और हमारी जो न्यायपालिका होती है वो इन दोनों से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। इसके अलावा एकल नागरिकता का प्रावधान हमने लिए। देखो हमारे देश में पहचान 2 है, सभी व्यक्ति अपनी क्षेत्रीय पहचान को महत्व देते हैं, हालांकि उतना महत्व देखो अपने राज्य के लिए लगाव होना जायज है,
और क्योंकि अपने कल्चर का सम्मान करना हमारे एक हमारे परवरिश में होता है। लेकिन अगर हम कहें कि आपकी नागरिकता क्या है, तो आप बोलोगे भारतीय। भारतीय होना इसका मतलब क्या है? भारतीय आपकी नागरिकता है, समझो। तो एकल नागरिकता पर ध्यान दिया गया, कभी आप ये नहीं बोलोगे कि मैं पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, हरियाणवी हूँ, राजस्थानी हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेशी हूँ, ठीक है, या फिर केरला से हूँ, या फिर तमिलियंस हूँ, या तमिलनाडु से हूँ, जो भी। तो ये बात याद रखना कि हमारे देश में एक ही नागरिकता है, इंडियन, और इसी को हम सबसे ऊपर रखते हैं, ना कि अमेरिका की तरह। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि राज्य ये तय कर सकते हैं कि वहां पर नागरिकता किसको कैसे देनी है। और जो अगला तरीका लिया है हमने, वो क्या लिया? विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो इसको बोलते हैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर यानी कि कानून निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया का जो अनुच्छेद है वो शुरू हो जाता है 107 से, और 107 से ये तकरीबन चलता है 112, हाँ 112 नहीं, 122 तक। तो 122 तक उसमें हमारा सारी बजट वगैरह सब आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कानून बनाने का जो तरीका हमने ब्रिटेन से लिया। इसके अलावा गाइस एक चीज और ली गई है, उसको बोलते हैं PTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, ठीक है गाइस, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। ये तरीका भी हमने ब्रिटेन से लिया। इसके अलावा एक चीज और ली है, इसके अलावा एक चीज ली है हमने, हाँ, लोकसभा में स्पीकर की पोस्ट और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट हमने कहां से अपनाई है? ब्रिटेन से, ठीक है गाइस। तो ये भी हमें याद रखना है, अगर आपको एडिशनल जोड़ना है तो जोड़ सकते हो उसमें। आयरलैंड से हमने क्या लिया अपने संविधान में, वो याद रखना। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में है, और आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक है, ठीक है गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हमने विदेशों से ली है। इसके अलावा अगर गाइस बात करें, तो हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया, ध्यान सुनना। राज्य की राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। देखो, निर्वाचक मंडल की अगर बात करें हम, राष्ट्रपति की, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, ये संसद ने तय किया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान सभा प्लस यूनियन टेरिटरी में एक हमारी दिल्ली और एक पुदुचेरी, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल है, जैसे जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के बारे में अभी प्रावधान अभी बने नहीं है, तो गाइस ये याद रखना। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा प्लस यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभाएं हैं, इनके इलेक्टेड पर्सन या इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेंगे गाइस, ये बात याद रखना। विदाउट जितने भी इलेक्टेड मेंबर वही आते हैं, नॉमिनेटेड नहीं आते। इसके अलावा ये प्रावधान हमने, देखो गाइस ये नोटिस मैं हाईलाइट करता हूं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के आधार पर ख्यातिप्रस्त व्यक्तियों का मनोनयन। इस ये बात याद रखना, ये जो प्रेसिडेंट को ये पावर मिली हुई है नॉमिनेशन की, तो प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं? तो टोटल नॉमिनेशन के जो मेंबर हैं वो होंगे हमारे, टोटल मेंबर होंगे 12 मेंबर हमारे क्या हो सकते हैं? नॉमिनेटेड, क्या हो सकते हैं? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और वो भी उनका बेस क्या होगा, ध्यान से सुनना। लिटरेचर यानी कि साहित्य, कला, आर्ट, साइंस एंड सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो काम किया हो, या समाज सेवा, ठीक है गाइस। और ये बात याद रखना, ये जो आर्टिकल आता है ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 80 के क्लॉज 3 में, ठीक है गाइस। तो ये हमने प्रावधान कहां से लिया है? तो ये प्रावधान हमने लिया है कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें आयरलैंड के संविधान से, ठीक है गाइस। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब आगे सुनना हमारा, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया। तो गाइस हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारी चीजें अपनाई है।
जैसे कि हमें याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें हमने प्रस्तावना की भाषा, जो हमारी पूरी प्रेम्बल की लैंग्वेज है ना, प्रेम्बल की लैंग्वेज, वो पूरी प्रेम्बल की लैंग्वेज हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से अपनाई है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होंगे, ये भी हमने वहीं से अपनाया, जो कि आपको पता होगा कि पार्ट नंबर 11 में। और शक्तियों का विभाजन, जैसे कि आपको पता है कि शेड्यूल नंबर 7 में, शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट बटी हुई है, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। गाइस हम इस पे डिस्कस करेंगे आराम से। संघ सूची में 100 टॉपिक है, राज्य सूची में 61 है, और इसमें मतलब 52 है, 52, 61 और 100, ठीक है। ये मॉडर्न टाइम के पहले इसमें टॉपिक हुआ करते थे 97, इसमें थे 66, इसमें थे 47, जो इंक्रीज हो गए, कितने हो गए? इतने, ठीक है गाइस। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या लिया गया। संसदीय विशेष अधिकार। देखिए गाइस, संसद के ना कुछ अपने विशेष अधिकार होते हैं, तो संसद के जो अधिकार हैं वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से अपनाए हैं। संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार की अगर बात कर ले तो ब्रिटेन से लिए गए। इसके अलावा देखो जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है गाइस, ये भी हमें नोटिस करना है। जर्मनी, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अपनाया? सबसे पहले आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति है, यानी कि आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि आपातकाल, आपातकाल संविधान के, देखो संविधान की भाग 18 में दिया गया, भाग 18 में, और आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360, 3 तरीके की इमरजेंसी है, 352, 356 और 360, ठीक है गाइस। इनमें इमरजेंसी के बारे में बात की गई है 3 तरीके की। पहले वाले को बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, दूसरे वाले को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, और तीसरे वाले को बोलते हैं वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 358 और 357 जो आर्टिकल है उसमें ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से रोका जा सकता है और किन किन कंडीशंस में रोका जा सकता है, ठीक है गाइज। तो ये हमने जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो आप इसे याद रखना। और जो नेक्स्ट है वो कनाडा है। कनाडा, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है संघात्मक विशेषता। वैसे अगर हम इसे कहें तो क्वासी फेडरल सिस्टम बोलते हैं हम इसे, क्वासी फेडरल सिस्टम, यानी कि ना तो हमने केंद्र को ज्यादा, मतलब केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया, ना ही राज्य को कमजोर बनने दिया। हमने शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया तीनों सूचियों में, ताकि हर सरकार अपने क्षेत्र में बिना किसी दबाव के काम कर सके। इसके अलावा जो ये अवशिष्ट शक्ति है ये उसमें आती है, रेसिड्यूरी पावर बोलते हैं मैंने, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, और संघ राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, जो पार्ट नंबर 11 में। अब गाइस इंपॉर्टेंट इससे अब शुरू होते हैं, मतलब इसमें ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1, 2 और ये 3। जैसे कि गाइस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है? अमेंडमेंट की प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 20 में है। और आर्टिकल नंबर बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 368 में अमेंडमेंट। इसके अलावा मूल कर्तव्य हमने रूल्स को देखकर अपनाए थे, ये हमने 1976 में अपनाए, 42 अमेंडमेंट में, ठीक है गाइज, ये याद रखना। अगर हम इसकी और बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट नंबर 4A में है, और आर्टिकल नंबर 51A में है। इन शुरू में ये 10 थे, अब 11 है। ये 11वां जो जुड़ा गया वो एजुकेशन से रिलेटेड है, आरटीवी से रिलेटेड है, ठीक है गाइस। और लास्ट में लिखा हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ। एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता है तो ये हमने अमेरिका से अपनाया, और अगर आ जाता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ तो ये हमारा आएगा जापान, ठीक है गाइस। तो ये हमारे स्रोत थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।